हाय बच्चों। अ, भाई देखो, ये बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको कोई टॉपिक बाद में याद न रहे, तो इसलिए अभी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो। जो भी समझाता रहूँगा आप लोग लिखते रहना, क्योंकि ये पहली वीडियो है। उसके बाद जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो इसी पर बेस्ड होंगी। ठीक है, तो मैं सिस्टम चला रहा हूँ फिलहाल। ये पार्ट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, और इसमें जितने भी कंसेप्ट यूज़ होंगे वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर, समझ गए ना, बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, जो आपको मुझे हेडिंग क्लियर करनी है, वो है एक, मान लो एक ग्लास है। इसके अंदर मैंने वाटर लिया। ठीक। जब आप क्लास के पढ़ाऊँगा बहुत सारा, एक ही टॉपिक को लेकर नहीं बैठ जाऊँगा मैं कि भाई लो फटाफट तेज़ी के साथ इसी को सुनते रहो। बहुत सारे टॉपिक कराऊँगा, बहुत सारे सोच कर मैं इसीलिए बैठा हूँ, और पता नहीं कितना लंबा टाइम जाएगा फिलहाल ये। ठीक। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, एक टॉपिक को नहीं ख़त्म करता मैं एक वीडियो के अंदर। ये मेरी खासियत है, मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ाता हूँ। ना मेरे पास टाइम है, ना आप लोगों के पास टाइम है। तो एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है। जब आप लोग किसी ग्लास के अंदर वाटर ले ठीक है, जब किसी ग्लास के अंदर वाटर ले लेते हो, तो उस ग्लास को और वाटर को, दोनों को बोल देना, पता क्या, सिस्टम। ठीक। इस पूरे के पूरे को बोल दूंगा मैं सिस्टम। सबसे आसान डेफिनेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ाई पढ़ते हो, जितनी चीज़ों की, वो एक सिस्टम है। ये पेन है, इसकी अगर पढ़ाई पढ़ूंगा ना, ये मेरे लिए सिस्टम है। एक इंसान है, उसकी मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, वो इंसान मेरे लिए सिस्टम है। ये अर्थ है, इसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो, सिस्टम है। ये पूरा सोलर सिस्टम है, जिसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो, सिस्टम है। पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम है। यानी सिस्टम हर वो चीज़ है जिसकी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो। यानी ऑब्जर्वेबल थिंग्स जितनी भी हैं, जितनी भी स्टडी करने लायक चीज़ें हैं दुनिया में, उन सबको सिस्टम कहा जाता है। और इस ग्लास और वाटर, इन दोनों को मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, तो इसका कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, है ना। तो ये इसके चारों तरफ जो बचता है वो सब का सब कहलाता है क्या, सराउंडिंग। याद रखना। तो सराउंडिंग और सिस्टम में आपको फ़र्क नज़र आया। मैं सिस्टम हूँ अगर कोई मेरी पढ़ाई पढ़ रहा है, और मेरे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें, इन्वायरमेंट बचता है, वो सारा सराउंडिंग है। और दुनिया की कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, उसका अपनी सराउंडिंग से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना। तो उस सराउंडिंग और सिस्टम के बीच अगर रिलेशन को मैं दिमाग में रखूँ, तो भैया सिस्टम तीन तरह का होता है। पहला सिस्टम, ये है ओपन सिस्टम। पहला सिस्टम है, अगर आप एक ग्लास के अंदर वाटर लेते हो और उसको हवा में खुला छोड़ देते हो, तो आप लोग देखोगे 2-3 दिन बाद सारा वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब वाटर की अपनी एक एनर्जी भी थी, और वाटर का अपना एक मास भी था, लेकिन वक्त के बीतने के साथ साथ वो बेचारा इन्वायरमेंट के अंदर मिलता चला गया। यानी इस पूरे सिस्टम का मास भी कम हो गया, एनर्जी भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि वाटर जा रहा है, वाटर का अपना एक मास था, और वाटर की अपनी एक एनर्जी भी थी, तो उसने सारी की सारी सराउंडिंग को दे दी। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो ये एक्सचेंज करता है कभी कभी। इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करता है, उसको बोला जाता है ओपन सिस्टम। ठीक। सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, ग्लास टेकन, सॉरी, वाटर टेकन इन अ ग्लास। सो ये क्या होगा, ओपन सिस्टम। इट शुड बी ओपनड। याद रखना, ये खुला होना चाहिए। ठीक। तो ओपन सिस्टम के लिए आप ज़रूरी है कि इस बात को मतलब इस बात को यूज़ करें कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से मास और एनर्जी एक्सचेंज कर देता हूँ। अब एक काम करो, इसको बंद कर दो, गर्म पानी लो। गर्म पानी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। लेकिन अफसोस, ये आपने कवर किया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, गर्म है तो बाहर गर्मी कर देगा, ठंडा है तो बाहर से गर्मी ले लेगा, लेकिन ये एनर्जी ही एक्सचेंज कर सकता है, मास एक्सचेंज नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा, गर्म पानी ठंडा हो जाता है, और बहुत फ्रीज से निकला हुआ ठंडा पानी वो गर्म हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसा सिस्टम है जो हमने क्या किया हुआ है, किस कैटेगरी में रखा हुआ है, क्लोज्ड सिस्टम। ये सिर्फ एनर्जी, याद रखना, कवर होना चाहिए। अगर इसको खोल देना फिर ओपन सिस्टम में आ जाएगा। तो क्लोज्ड सिस्टम मास नहीं, बल्कि सिर्फ एनर्जी ही एक्सचेंज करता है। ठीक। याद रखना, ये जितनी बातें बताता जा रहा हूँ टॉपिक लंबा हो जाएगा। उसके बाद है एक ऐसा सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा, जो बॉटल होती है, जिसके अंदर 2-2 3-3 4 या 4-5 घंटे तक पानी गर्म है तो गर्म ही रहता है। वो ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी और मास दोनों को ही एक्सचेंज नहीं करता। इसी वजह से उसके अंदर बहुत देर तक पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। और अगर ठंडा लिया हुआ है तो ठंडा ही रहेगा। ठीक। आपने देखो, इसका एग्जांपल बताऊँ मैं आपको। एक बोतल आपने फ्रीज से निकाली, और एक बोतल वो है जिसको थर्मोफ्लास्क बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत देर तक क्या रहता है, ठंडा या गर्म पानी रहता है। तो जो आपने फ्रिज से बॉटल निकाली ना, ठंडी ठंडी, उसको निकालो, उसके चारों तरफ आप लोग देखोगे कि यहाँ थोड़ी सी पानी जमना। क्यों? क्योंकि वो बाहर से
जो वेपर होती है ना टकराता है, जो वेपर होती है वो टकराती है और उसका कंडेंसेशन होता है, वहाँ लिक्विड फॉर्म में नज़र आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, नहीं, बाहर से ही एनर्जी एक्सचेंज चल रहा। गर्म-गर्म हवा आ रही है, उसकी ठंडक ले रही है, गर्म-गर्म हवा आ रही है, उसकी ठंडक ले रही है, तो बाहर चारों तरफ दिखता है आपको क्या? कंडेंसेशन। और एक टाइम ऐसा है कि ये इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिर से उतना ही हो जाता है जितना इसके एनवायरनमेंट का। लेकिन वो जो बॉटल है जिसके अंदर 2 तो 3 दिन या 4-4 घंटे तक पानी ठंडा था, है और रहेगा, उसके बाहर दिखा दो मुझे कंडेंसेशन। नहीं होता भाई। आपके घर में अगर ऐसी बॉटल है तो करके देख लेना, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब वो बाहर के एनवायरनमेंट से एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करती और मास तो होने का ही नहीं एक्सचेंज, क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मास किसी का भी एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग से, इसको क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है? नो एनर्जी, नो मास। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? इंटरनल एनर्जी, भैया कोई भी सिस्टम ले लो दुनिया का, उसकी खुद की अपनी एक एनर्जी ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल कोई मेरी ही पढ़ाई पढ़ रहा है तो मैं उसके लिए आऊँ सिस्टम, तो मेरी खुद की एक अपनी एनर्जी होगी। जितनी एनर्जी किसी सिस्टम के पास होती है उसको ही तो बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एनर्जी कंटेन्ड बाय अ सिस्टम या द एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम। अरे 100 बातें हैं यार, ठीक है। एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ऑन एनर्जी, बहुत सारी बातें हैं। तो हर एक सिस्टम की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, जिसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। इसको यू से शो करते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं? ठीक है, इसको यू से शो करते हैं। उसके बाद नहीं आती है एंट्रोपी। भैया मेरे पास 3 चीज़ें हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो यार एक बात तो बताओ, इन तीनों के अंदर किसके मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, भागे फिर रहे हैं? ऑफ कोर्स इसके ना, देखो तो ये फैल रही, इसके थोड़ा सा एक जगह, और इसके तो बिल्कुल ही पैक्ड हैं। ये तीनों के तीनों मेरे लिए सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि जो भी चीज़ जिसकी मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सिस्टम है। तो ये भी सिस्टम, ये भी सिस्टम, ये भी सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम बिखरा हुआ है, ये सिस्टम थोड़ा सा नहीं बिखरा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही पैक है। सिस्टम के बिखरेपन को ही तो कहा जाता है एंट्रोपी, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। कोई सिस्टम कितना बिखरा हुआ है उसको बोला जाता है एंट्रोपी, एस से शो करता है। तो आप लोग ईमानदारी से बताओ, इन तीनों के अंदर किसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी? इसकी होगी ना, क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा बिखरी होती है। तो आपको पता लगा एंट्रोपी क्या होता है? ये सारी बातें ना थर्मोडायनेमिक्स की जान होती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ये सारी बातें नाम नाम रह जाता है, किसी को पता ही नहीं रहता क्या है। तो एंट्रोपी है रैंडमनेस, बिखरापन, और इंटरनल एनर्जी है हर एक सिस्टम की जो अपनी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। ठीक, आगे बढ़ो। गिब्स एनर्जी, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी पहले देखो, ये सारी ऐसी बातें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में गूंजती रहती है। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेकर आता हूँ। देखो, दुनिया के अंदर 2 तरह की प्रोसेस चल रही है, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? जो दुनिया के अंदर खुद ही चल रही है, यानी ऊपर वाले ने चला रखी है, हम सबको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हवा का चलना, वाटर का देखा आपने, वाटर फॉलिंग, कैंपटी फॉल गए होंगे मसूरी, झरना गिर रहा है, खुद ही गिर रहा है। नदी चल रही है, हवा चल रही है, सूरज निकल रहा, ये जितनी भी ऐसी प्रोसेस है जो इंसान के इस बस से बाहर है, उन्हें स्पॉन्टेनियस, जो इंसान के अंडर आती है वो क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से काम लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक झरना गिर रहा है, वो हवा चलना है, जैसे विंड माइल है, तो विंड माइल ये खड़ा हुआ है, इस तरीके से तो होता है, खेत के अंदर खड़ा रहता है, आपने देखा भी होगा पिक्चर के अंदर ऐसे। ठीक, जब हवा चलेगी तो घूमता है, तो हवा चलेगी तो इसका खुद ही घूमना होगा, और इससे क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, यानी जितनी बढ़िया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ये उतना ही अच्छा होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मैं क्या ले रहा हूँ? काम नहीं ले रहा भाई, ये खुद ही घूम रहा है। मैं थोड़ा ही हवा चला रहा हूँ, हवा तो ऊपर वाला चला रहा है, लेकिन उस हवा के चलने से ये घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से कितना काम लिया गया, इसको मेजर करना चाहता हूँ, उसको मापना चाहता हूँ। ये बताता है, गिव्स एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से जितना आप लोग वर्क डन करते हैं, उसकी मेजरमेंट गिब्स एनर्जी है। गिब्स एनर्जी हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा नेगेटिव ही मिलती है। ये बातें धीरे धीरे खोलूंगा मैं, आपको याद रखना। डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा नेगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव ही होती है। ये बात लोग आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चा सवाल करता है, मैं भी सवाल किया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो क्यों रही? याद रखना, आप लोगों को ये बात बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दुनिया में खुद ब खुद रिएक्शन चल रही है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की 2 वजह साइंटिस्ट ने बताई। सबसे पहली, हर एक सिस्टम चाहता है कि मेरी एंट्रोपी बढ़ जाए, उस चक्कर में वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दे बैठता है। ईमानदारी से बताओ, जो झरना गिर रहा है वो ऐसे गिर रहा है या ऐसे गिर रहा है फैल कर?
अरे यार, जब तुम कोई ऊपर की छत पे से कोई ग्लास के अंदर से पानी गिरा दोगे तो वो सीधा आएगा या बिखर के आ जाएगा? वो फट नहीं जाता है, ऐसे-ऐसे ड्रॉप ड्रॉप से नहीं हो जाती। यही झरना है, वो सीधा थोड़ी आ रहा है रस्सी की तरह, ऊपर से गिरता है और नीचे-नीचे स्प्रेड होता चला जाता है, फैलता चला जाता है ना? तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसके अंदर क्या हो रही, एनर्जी बढ़ती जा रही, वो सॉरी, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी मत पूछना मैंने क्या बताई थी आपको, बिखरापन, यानी उसका बिखरापन बढ़ता जा रहा। कोई नदी का पानी है, आप लोग देखते हो नदी का पानी क्या होता है, गर्मी लगती है और इवेपोरेट होता है। तो ये थोड़ा-सा वॉल्यूम था, एक जगह फिक्स था, H2O, गर्मी लगी, ठीक है? अब इसकी गर्मी, इसकी एनर्जी बढ़ गई थी ना, तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी कम करी और किसके लिए क्या करा, इसने अपने मॉलिक्यूल बिखेर दिए हवा के अंदर। फिर से वही बात हो गई, एंट्रोपी बढ़ने गई। आया ना? और दूसरी बात इसी सेंटेंस, जब इसकी गर्मी बढ़ी, इसकी एनर्जी बढ़ी, तो इसने एनर्जी कम की ना। कम करने के चक्कर में इसने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दी ना। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे दूसरा रीज़न ये है कि हर सिस्टम चाहता है कि मेरी एनर्जी कम से कम हो। आया? 2 रीज़न बता दिए मैंने आपको। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे 2 रीज़न हैं। हर सिस्टम चाहता है मेरी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा हो, हर सिस्टम चाहता है कि मेरी एनर्जी कम से कम हो। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जितने भी हमारे पास प्लैनेट हैं फिलहाल, वो सब के सब सन से निकले थे, सन के अंदर से ही प्लैनेट निकले थे। तो सन ने ये तो खुद पे खुद हुआ था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी ना। क्यों हुआ था? ताकि सन से जब प्लैनेट निकले तो उसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग-अलग तरीके से। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, और प्लस एंट्रोपी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, सारे प्लैनेट बाहर नहीं निकल गए थे। तो दोनों फैक्ट साथ लग रहे। सूरज के अंदर से जब प्लैनेट निकले, इसकी एनर्जी कम हो गई, स्पॉन्टेनियस। सूरज के अंदर से जब प्लैनेट निकले तो इससे एंट्रोपी बढ़ नहीं गई, है ना? एनर्जी कम हो गई इसकी, और अब तक एनर्जी कम ही कर रहा है ये। सूरज से जो हमारे पास लाइट आ रही है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वो लगातार लाइट फेंक रहा, और साइंटिस्ट कहते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी लाइट ख़त्म हो जाएगी। यानी इसका मतलब सारा खेल स्टेबिलिटी की तरफ चल रहा है कि यार मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मेरे अंदर से एनर्जी निकल जाएगी। और अगर आपने देखा होगा चूल्हे के अंदर जो आप लकड़ी वगैरह हिलाते हो तो एक छोटे-छोटे से पतंगे उड़ते हैं वो। छोटे-छोटे सी वो जो लाइट होती है ना, छोटी-सी वो उड़ती-फिरती है, क्यों? क्या कि ताकि वो सब किस वो ऐसे ही नहीं उड़ रही, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारी की सारी एनर्जी अपनी एनवायरनमेंट को देकर शांत होकर ठंडे तरीके से नीचे स्टेबल होकर बैठ जाते हैं। तो उनका उड़ना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कम है और वो अपनी एनर्जी कम करने के चक्कर में सारी की सारी एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। तो 2 सेंटेंस याद कर लो, हर सिस्टम चाहता है कि मेरी एंट्रोपी बढ़े और हर सिस्टम चाहता है कि मेरी एंथैल्पी यानी मेरी हीट एनर्जी कम हो। एंट्रोपी का बढ़ना और एनर्जी का कम होना, ये 2 वजह हैं इसके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे। अब एनर्जी कोई घटाएगा कैसे? ज़ाहिर-सी बात है, कौन सी रिएक्शन देगा? ऑफ कोर्स एक्ज़ोथर्मिक। एक्ज़ोथर्मिक क्या होती है? जिसके अंदर हीट निकले, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट ली जाए। तो कोई सिस्टम है अगर हीट लेगा स्टेबल थोड़ा ही हो जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं देने का। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देने के लिए है कि जब तू रिएक्शन कर रहा है तो तुझसे हीट निकलनी चाहिए, तुझसे एनर्जी निकलनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आई नहीं? यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हीट और एनर्जी का निकलना ज़रूरी है और एंट्रोपी का बढ़ना ज़रूरी है। तो इस बात को दिमाग में रख के फॉर्मूला दिया गया है ये वाला, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक फार्मूला है, ये गिब्स एनर्जी है। याद रखना, मैंने आपको कहा कि गिब्स एनर्जी हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होती है? नेगेटिव, 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 ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई? एक्सोथर्मिक के लिए अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। डेल्टा एच रटना मत, सॉरी फिलहाल तो रट लो, क्योंकि जब ये डेल्टा एच आएगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सोथर्मिक के लिए हमेशा से ही नेगेटिव होता है, याद रखना। डेल्टा एच एंथैल्पी है, अभी टॉपिक आएगा, वेट करो, लेकिन अभी रट लो। डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। देखो, ठीक, नहीं पता थी तो अब लिख ली होगी, और क्यों है ऐसा वो मैं प्रूव कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। तो एक बात तो बताओ, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, आपको मैंने क्या बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम क्या करता है? अपनी एनर्जी निकाल देता है, और जब एनर्जी निकालेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और वही क्या वजह बनती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो, इस चक्कर में वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दे बैठता है, और एनर्जी कम करने के चक्कर में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। तो जो आप डेल्टा एच यहाँ क्या रखोगे? नेगेटिव रखने के, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होनी है तो नेगेटिव होगी, जब नेगेटिव रखोगे तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव नहीं आने का, है नहीं? तो डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, एक बात और, मैंने कहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हर सिस्टम चाहता है कि उसकी एंट्रोपी क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। तो एंट्रोपी ज़्यादा करने के चक्कर में क्या होगा? डेल्टा एस बढ़ा देगा। डेल्टा एस ही तो एंट्रोपी बताया था ऊपर मैंने, एंट्रोपी। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अब चाहे +9 से +900 होगी या +19 हुई, तो प्लस में ही बढ़ी, तो वो सारा का सारा, यार ये क्या आ गया? माइनस। यहाँ माइनस लगने की वजह से डेल्टा एस कितना ही प्लस में हो,
लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, यानी अगर यहाँ 2 आ गया तो -2 में काउंट होगा, 900 हो गया तो -900, तो ये पूरा सिस्टम माइनस में नहीं आ गया क्या? क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही, तो एंट्रोपी बढ़ी, ये माइनस में, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव में आया, ये भी नेगेटिव में। तो जब ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो उसका पॉजिटिव का तो कोई फ़ायदा था ही नहीं, नेगेटिव लग रहा है यार। तो डेल्टा जी हर कंडीशन में क्या आ रही? नेगेटिव आ रही। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह बता दी, और अब इसकी कंडीशन सुन लो, आपके पास एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए ये कंडीशन है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है। इन कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो मैंने आपको गिब्स एनर्जी बता दिया और ये दोनों इससे जुड़ी हुई बातें भी बता दी। याद रखना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। मैं आपको बता दूं, प्रूव कर दूं, डेल्टा जी, अगर कोई बच्चा ये वीडियो ना देखे या कोई बच्चा डेल्टा जी डायरेक्ट पूछ ले तुम्हारे से, अगर तुम टीचिंग पोस्ट पे हो, टीचर बन चुके हो, तो आप लोगों से किसी बच्चे ने पूछ लिया, बेटे डेल्टा सर डेल्टा जी क्या होता है, तो मैं तो जो मेरे से ताज़ा ताज़ा बच्चा होता है ना, पूछता है कि गिब्स एनर्जी क्या होती है, तो मैं उसको बताता हूँ, गिब्स एनर्जी बेटे मुझे बताती है काम का अच्छा होना। जो काम जितना अच्छा हो रहा है उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी मुझे क्या बता रहा था कि मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से कितना काम ले रहा हूँ, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। तो जितनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी काम उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा होगा डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होगा। तो जो बच्चा नया नया होता है मुझसे पूछता है गिब्स एनर्जी क्या होती है, मैं उसको बताता हूँ कि गिब्स एनर्जी बेटे काम का अच्छा होना बताती है। जितना ज़्यादा काम अच्छा होगा डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, और इससे क्या बन गया? प्रोडक्ट। इसकी स्टार्टिंग में अमाउंट थी 4, ठीक, ये था 0, कुछ टाइम बीत गया, ये 0 रह गया और ये कितना बन गया? 4। क्यों? क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। भाई वाह, मज़े आ गए। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सर ये 4 था, 4 ही रहा, कुछ भी नहीं बन पाया, 1 घंटा हो गया है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर रिएक्शन नहीं हुई, पॉजिटिव, रिएक्शन हो गई, नेगेटिव। इसके बारे में क्या ख्याल है सर? 2 बच गया, 2 बन गया, तो 50-50 है मामला, है ना? तो रिएक्शन हुई ना ही, पता नहीं कैसा हो गया, मतलब पहले तो ऐसा था कि हुई नहीं हुई, अब तो आधा आधा मामला है, आधा रिएक्टेंट रह गया, आधा प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन आगे नहीं जा रही। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है ये, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट सेम रहती है, दोनों का मात्रा सेम रहती है। तो यार अब क्या कहूँ, मैं तो पॉजिटिव जब कह रहा था जब रिएक्शन हो नहीं थी, जब नहीं हुई थी, और नेगेटिव जब कह रहा था जब हो गई थी। अब तो आधी अधूरी है, इक्विलिब्रियम आ चुका, जितना ये उतना ये, तो ज़ीरो नहीं लिखने का। ये तो बोला मैंने आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब आता है खेल जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसको मैंने रटने के लिए कहा था, यह है एंथैल्पी। भाई एक बात तो बताओ यार, ए से बी बना, ठीक है, बी से सी बना, सी से डी बना, और डी से तब जाकर कहीं बना प्रोडक्ट। वैसे तो ए से क्या बनना था? प्रोडक्ट बनना था, लेकिन ये रिएक्शन 4 स्टेप में हुई। इस स्टेप को कराने में मेरी मुझे हीट देनी पड़ी, इस स्टेप को कराने में मुझे हीट लेनी पड़ी, हीट लेनी पड़ी, और यहाँ हीट बहुत सारी निकली। कमाल है यार, इसमें हीट निकली, इसमें हीट देनी पड़ी, इसमें हीट देनी पड़ी, इसमें हीट निकली, तो कुल मिला, अच्छा कितनी हीट निकली? 900। कितनी देनी पड़ी? 100। कितनी देनी पड़ी? फिर से 100। कितनी निकली? 100। तो ये देनी पड़ी, नुकसान हुआ 200 का, ये निकली, फ़ायदा हुआ कितना? 1000। तो टोटल हीट कंटेंट फिलहाल क्या है? ये निकली और ये देनी पड़ी मुझे। तो मैं कुल मिला के जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना लास्ट में, तो मैं देखूंगा मैं हीट के नुकसान में हूँ या फ़ायदे में हूँ इस रिएक्शन को कराने में, जो कि 4 स्टेप में हो रही थी। अगर मुझे फ़ायदा हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव, और अगर मुझे नुकसान हुआ तो डेल्टा एच नेगेटिव। सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊँ मैं इसका? देखो, मैं मार्केट से जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक दुकानदार को पैसे देने थे, दूसरे से लेने थे, तीसरे को देने थे, चौथे को देने थे, अला बला करते 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 जब मैं पूरी मार्केट से निकला, मैंने अपना वॉलेट चेक किया कि मेरे वॉलेट में पैसे हैं या नहीं थे। इसका मतलब ये है कि मैं फ़ायदे में हूँ। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन को आप करा रहे, देनी पड़ रही हीट, निकल रही, देनी पड़ रही, निकल रही, देनी, उसका टोटल हीट कंटेंट क्या है पूरा, मतलब जैसे क्या बताऊँ आपको, जैसे कॉपी की स्टार्टिंग में कंटेंट लिखा होता है ना, पूरी तरीके से पूरा ब्यौरा जो होता है, डिस्क्रिप्शन, इसी तरह इस रिएक्शन का पूरा टोटल हीट कंटेंट निकाला आपने कि क्या मामला है, हीट लगी या मुझे क्या फ़ायदा हुआ, रिएक्शन तो हो गई। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी। मैं सॉरी, मेरा प्रोडक्ट एनर्जी या हीट रखे हुआ है या ख़त्म हो चुकी, इस चीज़ का मुझे आंसर चाहिए, वो आपको बताएगा एंथैल्पी। सबसे टॉप का एग्जांपल, चीनी पत्ती दूध पानी,
चाय बनेगी। चीनी पत्ती दूध पानी को जब तक हीट नहीं दोगे तब तक चाय बन जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो चीनी पत्ती दूध पानी को पहले गैस पर रखो, जलाओ, उसके बाद चाय बनेगी। चीनी पत्ती दूध पानी रिएक्टेंट है और आपकी जो चाय है वो प्रोडक्ट है। ईमानदारी से बताओ चाय का बनना कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है, लेकिन बगैर हीट दिए तो चाय बनने की नहीं। इसका मतलब चाय का बनना कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चीनी पत्ती दूध पानी में एनर्जी या हीट ज़्यादा है या चाय के अंदर ज़्यादा है? ऑफकोर्स चाय के अंदर ज़्यादा है ना? चाय क्या है? चाय क्या है? आपका प्रोडक्ट नहीं है क्या? ये रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट यानी चाय हीट या एनर्जी ज़्यादा रखे हुए है ना। और ईमानदारी से बताओ क्या आप इस रिएक्शन में प्रोडक्ट से भी आगे चले जाओगे क्या? यार तो लास्ट ही है, इससे ऊपर आगे कौन जाता है? कोई भी रिएक्शन हो प्रोडक्ट से आगे नहीं जाता। ठीक, तो प्रोडक्ट लास्ट है और प्रोडक्ट के अंदर आपके पास हीट या एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने ये रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस से बनाई, हीट देकर बनाई। तो आप पता क्या कहोगे? डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में हीट है। आया? चीनी पत्ती दूध पानी एनर्जी नहीं है, चाय बनी उसमें एनर्जी थी, बेहतरीन थी, हीट थी। तो आप ये कहना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट के अंदर एंथैल्पी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है। यानी कुल मिला के आपका प्रोडक्ट नुकसान में तो नहीं है, हीट है ना, फ़ायदे में हो ना, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। किसके केस में? एंडोथर्मिक के केस में। एक्सोथर्मिक, क्या शानदार एग्जाम्पल लेके आऊँगा। माचिस की तिल्ली जलाओ, आग लगाओ, आग से लगातार तिल्ली जल रही, आग निकल रही, तिल्ली जल रही, दुनिया भर की हीट निकल रही, नुकसान नुकसान हो। क्या बना? राख, ऐश। खुद ही बता दो आप। जो मैश स्टिक आप लेकर आए उसको जलाई है, तो मैश स्टिक जलना कंबशन, एक्सोथर्मिक। जलने की जितनी प्रोसेस होती है सबकी सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप लोग दिमाग लगाओ, तिल्ली यानी मैश स्टिक के अंदर एनर्जी ज़्यादा है या ऐश के अंदर, राख के अंदर? ऑफ कोर्स आप लोग मैश स्टिक में बताओगे। तो ऐश क्या है, राख क्या है? प्रोडक्ट नहीं है, उसमें आपकी एनर्जी क्या हो गई? कम। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट है वो हीट लेस है, हीट नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा एच, आप नुकसान में है। क्यों? क्योंकि हीट सारी इन्वायरमेंट में निकल गई, नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। चीनी पत्ती दूध पानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और एक्सोथर्मिक जितनी भी जलने की प्रोसेस है सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपका जो जलने के बाद प्रोडक्ट बनता है बेचारा एनर्जी कम ही रखता है। आया नहीं समझ में? तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या यार? डेल्ट, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, लिख नहीं रहा मैं, गलती हो गई, मैंने कह दी कि ऐसे लिख दूँ क्या? ऐसे लिख दूंगा नहीं, लिखना पड़ेगा। डेल्टा इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। एक तो होता है एच, एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और एक होता है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कब लगता है? जब आपका कोई चीज़ दूसरी चीज़ में बदल गई, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तब ये एंथैल्पी चेंज लिखा जाता है। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। प्रोडक्ट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, इनका डिफरेंस क्या कहलाता है? डेल्टा एच कहलाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो आप लोग मुझे बताओ, डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव आता है किसके केस में? एंडोथर्मिक के केस में। अगर इसकी वैल्यू तो रख दो, डेल्टा इज इक्वल टू चीनी पत्ती दूध पानी के अंदर एनर्जी ज़्यादा थी या चाय के अंदर? चाय के अंदर ज़्यादा थी ना, तो ये आप क्या रखोगे? ज़्यादा रख दोगे। और ये क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही तो आएगा आंसर। ठीक, और वो जो आपका एक्सोथर्मिक वाली प्रोसेस थी उसमें ये चीज़ कम हो जाएगी और ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा है, यानी तिल्ली ये जो मैच इसकी मैश स्टिक थी ना उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। तो डेल्टा एच एंडोथर्मिक के केस में ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन बताऊं, डेल्टा एच लिखा जाता है एच पी ग्रेटर देन एच आर। एच पी ग्रेटर देन होने ज़्यादा, प्लस में नहीं आया, प्लस में नहीं आया एंडोथर्मिक के केस में। एक्सोथर्मिक आप लोग बेवकूफ़ तो होनी, ऐसे कर देना। आया नहीं? ये आपको एंथैल्पी पता लगा? टोटल हीट कंटेंट जो पूरा ब्योरा था, पूरा हीट की कैलकुलेशन थी, उसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ऐसे बोलते हैं। ये एक तरीके से ये भी एनर्जी होती है, प्रेशर वॉल्यूम। एंथैल्पी का आपके पास दो डेफिनेशन है, एक तो है नॉलेज बेस्ड टोटल हीट कंटेंट, या फिर एंथैल्पी का आप बता सकते हो कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इनका सम क्या कहलाता है? एंथैल्पी। और एंथैल्पी चेंज, यहाँ डेल्टा लगा देना, यहाँ भी डेल्टा लगा देना, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। बोलो बात समझ में? नहीं, यानी इसको ऐसे भी लिख दो कि भी आप ये सोच लो कि तो कैसे पढ़ा था। ये भी है, दोनों फॉर्मूले हैं, ये डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा मतलब फॉर्मूला दिया जा रहा है न्यूमेरिकल के लिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गया आपको? अब आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है हीट कैपेसिटी? भैया एक मेरे पास एक आयरन की रोड है और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा भाई इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दो। तो आप लोग क्या करोगे? उसको हीट दोगे। जितनी हीट आपने दे दी इसका टेम्पर
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना, यानी मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ मत करना। तो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स हीट दोगे ना। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी। 25 था तो 26 कर दो, 27 था तो 28 कर दो, 30 था तो 31 कर दो, ठीक है। टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी इंडिकेटेड बाय सी। क्लियर। अगर जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो कितना ही ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं कह दूं भाई जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं ना उसको ये लेना आपको 1 मोल। अब यहाँ मामला अलग है भाई। 1 मोल का मतलब होता है, मोल सबको पता होना चाहिए, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, है ना। अगर किसी चीज़ का 1 मोल करना ना, देखो जैसे मैं कह दूं कि भाई आयरन का 1 मोल लेके आओ तो 26 क्या है 56। आपको ये कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रख दो 56। डब्ल्यू कितना रख दूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, ऑफकोर्स 56 ही लेना पड़ेगा ना। यानी एक्चुअली 1 मोल अगर आयरन की बात मुंह से निकल जाए, 1 मोल आयरन मतलब 56 ग्राम ही लेना आपको आयरन। जिसका भी तुम्हें 1 मोल कह देगा ना उसका जितना एम है उतने डब्ल्यू लगाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो अगर आप उस सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हो तब आप फिर मतलब 1 मोल लेकर उसकी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, फिर आप हीट कैपेसिटी नहीं बता रहे, फिर आप ये बता रहे मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना ही आयरन ले लो, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में आपको 56 ग्राम ही लेना पड़ेगा। और जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी होगी भैया उसका उतना ही, उसका 1 ही मोल लेना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितना आयरन ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर हुई नहीं बात, ठीक। अब जो आपकी ये होती है क्या नाम है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी आपका फॉर्मूला है। क्यू है हीट कैपेसिटी और सी क्या है, सॉरी क्यू है हीट जो आपने दी, सी है उसकी हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी क्या है आपका, डेल्टा टी है जो टेम्परेचर में चेंज आया। क्लियर। मैं कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, मैं तो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के अंदर आपको 2 3 4 तक पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन 1 डिग्री के हिसाब से ही होती है। तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ठीक। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अंदर एन से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हो, एन क्या है मोल, इसकी जगह आप लोगों न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त डब्ल्यू अपॉन एम रख देना। बोलो क्लियर हुआ नहीं। डब्ल्यू वेट हो जाएगा, एम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ये जो हीट कैपेसिटी होती है भैया 2 टाइप की होती है। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए 2 कंडीशन लगा रहती है, कौन सा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो यहाँ अलग चीज़ है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जब आप ये कह दो कांस्टेंट प्रेशर तो यहाँ पी, पी यहाँ भी क्या करना, ये क्यू पी का मतलब है, सी पी का मतलब है, पी क्यों लगा रहा मैं, कांस्टेंट प्रेशर है। ये फॉर्मूला बन जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये फॉर्मूला बन जाता है क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आया। एक बहुत लंबी बात है, मैं आपसे टाइम मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आप क्यू पी की जगह यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की जगह ये रख सकते हो डेल्टा एच। बढ़ाता है भाई, ये रट लो क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, इसके लिए बहुत टाइम ख़राब होगा। तो इस डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी। तो क्या निकल के आ रहा, सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पी लगा देना। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी क्या है, एंथैल्पी में बदलाव है जो होता है टेम्परेचर के हिसाब से। कब, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्योंकि ये जैसे वो होता है ना 25 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से कि इतनी एंथैल्पी पर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से जो एंथैल्पी में बदलाव होता है उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसी तरीके से ये है भाई, ये रट लेना। देखो प्लीज़, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच लिख सकते हैं हम, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट इसके इक्वल होती है। अच्छा ये क्या है, यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये पूरी बात लिख लेना आप लोग, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब आपके मुंह से वॉल्यूम निकल जाए, सॉरी मेरे मुंह से वॉल्यूम निकल जाए और आपके कान तक वॉल्यूम पहुँच जाए तो यहाँ वी लिख देना। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जब आपने क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच पढ़ लिया प्लीज़ इसे भी याद कर लो। क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू। ये भी एक भाई बहुत लंबा मेथड है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसकी डेल्टा इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। आप लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को रख सकते हो किसके, डेल्टा यू के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। वो था डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, आ गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। बोलो बात समझ में आई नहीं। ये अब आप किसे डिफाइन करोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होती है वो इंटरनल एनर्जी में बदलाव के बराबर होती है, जो बदलाव किसके हिसाब से होता है, टेम्परेचर के हिसाब से।
तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी में बदलाव के इक्वल होती है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। वैसे मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ कि क्यू वी को कैसे हम डेल्टा यू रख सकते हैं। मैं बता दूं आपको, ये देखो ये फॉर्मूला था, ये कहाँ पे, ये फॉर्मूला था ना, पी डेल्टा वी। इसमें डेल्टा एच है ना भाई, एक बात सुन लो। एंथैल्पी तो मुझे बताता है हीट की कैलकुलेशन, जो मैं करता हूँ और बताता हूँ कि आप हीट के नुकसान में है या फ़ायदे में है। तो फिर हीट क्या है? हीट एनर्जी की एक अमाउंट है। ज़्यादातर बच्चे हीट को एंथैल्पी समझ बैठते हैं, ये गलत है। हीट एनर्जी की एक अमाउंट है, वो हीट एनर्जी की एक फॉर्म है, और डेल्टा एच उसका कैलकुलेशन है। तो ये काम करो, पी डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी क्या है आपका, डेल्टा वी नहीं था, वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन। अगर ये 5 कर दूँ तो ये भी 5 करना पड़ेगा। तो डेल्टा वी, यानी अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ, जितना वी टू है उतना वन कर दूँ, जितना वी टू है उतना वी वन कर दूँ, तो 5 माइनस 5 जीरो नहीं हो जाने का, जीरो इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा इस कंडीशन में, हम ये लिख देते हैं क्यू वी। समझ में आया या नहीं आया? यही लगता है यहाँ पर। वही बात है ना, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैंने आपको कह दिया कि रट लो, क्योंकि बहुत लंबा मेथड है ये। तो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम करते इसको जीरो मान लूँ, इसको पूरे को जीरो पाऊंगा, और डेल्टा यू आपको किसके इक्वल मिलेगा, क्यू हुए। तो यही तो क्या मैंने यहाँ पे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम करके। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि हीट कैपेसिटी एक नहीं है, दो है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कंडीशन अप्लाई ना करे तो फिर आपको ये फॉर्मूला सीधा साधा यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ कांस्टेंट कर देगा, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ छोटा छोटा वही लगा देना, पी पी कांस्टेंट प्रेशर, वी वी कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो बात समझ में नहीं? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ रही है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। आप पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरे का पूरा मेथड भी कर दोगे, लेकिन आपका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे? यहाँ आपने नीचे वाटर लिया हुआ है और यहाँ आइस क्यूब डाले हुए हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए हैं, ये थर्मामीटर लगा हुआ है जो मुझे टेम्परेचर बता रहा है। नीचे मैंने आग लगाई हुई है, भाई वाह बड़ी सोहनी सोहनी आग है, रेड कलर की है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। जैसे ये गर्म होता है, बर्फ़ पिघलता है, इसका टेम्परेचर कम, बर्फ़ पिघलता है, टेम्परेचर कम। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब तक सारा बर्फ़ पिघल नहीं जाएगा। सारा बर्फ़ पिघल गया, मैंने फिर बर्फ़ डाल दिया। समझ में आ रहा बात को? तो ये बर्फ़ पिघल रहा, लिक्विड बन रहा, बर्फ़ पिघल रहा, लिक्विड बन रहा, लेकिन टेम्परेचर बदल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सारा टेम्परेचर यूज़ हो रहा है बर्फ़ को पिघलाने में। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है कौन नोट कर रहा है? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर कहेगा भाई टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि आप बर्फ़ तो हटा नहीं रहे, जैसे पिघलता है सब फिर आप बर्फ़ डाल देते हो। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है बर्फ़ के पिघलने का, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रोसेस तो हो रही ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका टेम्परेचर क्या मिलता है? ज़ीरो, डेल्टा टी ज़ीरो मिलता है ना। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर प्रोसेस से पहले था उतना टेम्परेचर प्रोसेस के बाद रहा, तो इसका मतलब डेल्टा टी क्या मिला? ज़ीरो। तो जिस प्रोसेस को करने के बाद आपका टेम्परेचर सेम रहता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे ये बर्फ़ पिघल रहा है, हीट भी है, बर्फ़ पिघल पे यार मैं हीट भी दे रहा हूँ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा, कमाल हो गया। हीट दे रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सारा हीट इस कन्वर्जन में यूज़ हो रही। बात समझ में आई नहीं? क्लियर? उसके बाद है आइसोबैरिक प्रोसेस, ये भी एक सेम क्या रहेगा, बार बार है, प्रेशर की एक यूनिट। तो आप लोग क्या देखोगे इसके अंदर कि जैसे जैसे आप लोग प्रोसेस करते हो पूरा का पूरा प्रेशर सेम रहता है। भाई ये कैसी प्रोसेस है भाई, कैसे प्रेशर को सेम रखा जाए? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक वाटर है, नीचे से आपने आग लगाई हुई है, लगातार गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इसका जो प्रेशर है ना भाई साहब, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई बदल नहीं पाने का। अगर आप बदलना चाहते हो ना प्रेशर, पता है क्या करना? बंद कर दो उसको, बहुत बड़े 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 से इसके ऊपर वेट रख दो, अब करो गर्म। अरे कुकर नहीं है क्या? कुकर का ढक्कन नहीं लगाया, पानी लिया, गर्म किया, कितना प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ढक्कन लगा हुआ है। ढक्कन खुलते प्रेशर सेम हो जाएगा। ढक्कन जहाँ आपने कुकर का लगाया, भाई साहब इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा बहुत। तो खुला अगर आप रखोगे ना, प्रेशर नहीं बदलने का। क्या बदलेगा? टेम्परेचर बताओ बढ़ रहा नहीं। क्या बदलेगा? वॉल्यूम बताओ बढ़ रहा नहीं। ये टेम्परेचर नहीं रहता इक्वल, और डेल्टा वोल नहीं रहता। ठीक है? टेम्परेचर भी बदलेगा और वॉल्यूम भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम लगातार इसका बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अगर सेम रहेगा तो क्या? डेल्टा पी। क्यों? बंद नहीं कर रखा था इसको। आया? अब मैंने क्या किया, अब मुझे आपको पढ़ाना है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम सेम रहता है, पूरी प्रोसेस भी हो जाती है। देखो ज़रा, ये मैंने पानी लिया, इसको बंद किया, ढक्कन लगाया, इस पे वेट रखा, गर्म किया, उसके बाद जो इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू हुआ है भाई साहब, आपका प्रेशर ज़ीरो नहीं बल्कि बदला बदला दिखाई देगा। और टेम्परेचर तो बदल ही रहा, तो फिर बदल क्या नहीं रहा? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मैं बढ़ने नहीं दे रहा, कुकर का ढक्कन लगा दिया मैंने। आया? तो प्रेशर नहीं बन जाने का। यहाँ क्या, यहाँ प्रेशर नहीं बनने का, क्योंकि यहाँ आपने इसको आज़ादी दी हुई है, ये पे तो फैल रहा। बोलो क्लियर हुआ नहीं? ये आप ढक्कन लगा दो,
ठीक। वेट मत रखना, जैसे इसको गर्म करोगे ये ढक्कन उठ के वहाँ चला जाएगा, और गर्म करोगे ढक्कन वहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं बन पा रहा। प्रेशर तो भैया जब ही बनेगा जब इस ढक्कन को कंट्रोल करोगे, अरे तुझे बढ़ना नहीं है, वही कुकर वाला चक्कर। तो यह आइसोकोरिक प्रोसेस के पूरा का पूरा मेथड, टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, वॉल्यूम सेम है, इसलिए तो आइसोकोरिक बोल रहा हूँ। और एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हीट ना एंटर करती और ना बाहर निकलती, उसको क्या बोलते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, ये वाली बताया था ना, एक ऐसी बोतल जिसके अंदर आप 4-5 घंटे तक क्या करते हो, 4-5 घंटे तक गर्म है पानी तो गर्म ही रहता है। असल में उसमें हीट हीट की ना एंट्री होती ना, वही ना वो मतलब नीदर हीट एंटर्स इन द सिस्टम नोर कम्स आउट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका आपको यही बताना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर या एडियाबेटिक जो सिस्टम है या एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर हीट एंट्री नहीं करती, ना ही सिस्टम से बाहर आती, तो पूरा क्यू क्या रहता है, जीरो रहता है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों ने जो अच्छी बातें सुनी थी ना, इसको आज आपको लाइव एग्जाम्पल देख लिया, सॉरी लाइव तो नहीं देखा, लेकिन आप ये चीज़ समझ गए होंगे क्योंकि आपके घरेलू एग्जाम्पल दिए मैंने। क्लियर। उसके बाद आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखो गैस लिक्विड सॉलिड, ये 3 स्टेट है आपके पास। ठीक भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर पहले एंट्रोपी पढ़ाई थी ना मैंने, सबसे पहले पूछा था कि मैंने एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे गैस की सबसे ज़्यादा बताई थी। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बताती है कौन सिस्टम कितना बिखरा हुआ है, तो इसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, इसकी कम, इसके कम। मैं एक काम करो, मैं एंट्रोपी की वैल्यू दे रहा हूँ, इसकी एंट्रोपी 25, मैं गैस का नाम भूल गया, पता मैं कहने लगा, अरे यार वो स्टेट है नहीं क्या वो जिसकी एंट्रोपी 40 है। अच्छा गैस की बात कर रहा, आया नहीं समझ में? यानी मैं जैसे एक मिनट, कोई हीरो है, अरे वो हीरो है नहीं क्या यार, वो बॉडी बिल्डर है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग भी है उसकी, अरे वो यार, अरे वो पता नहीं मुसलमान है यार, अरे वो बिग बॉस में आता है, सलमान खान की बात कर रहे हो। यानी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको अगर मैं बता दूं तो एक हीरो ऑटोमेटिकली आप में एक जो मतलब एक्टर है वो ऑटोमेटिकली पहचाना जाता है। इसी तरीके से 3 स्टेट को समझने के लिए कुछ इनकी ऐसी बातें हैं कि अगर उनको मैं बता दूं कि भाई फला फला उसकी चीज़ें हैं, ये मिनट से पहले आप बता दोगे गैस लिक्विड सॉलिड, तो ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ये कहो आप सॉरी, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जिनको पढ़ने के बाद एक सिस्टम की स्टेट को डिटरमिन किया जा सकता हो, स्टेट फंक्शन। अरे नाम पे तो जाए यार, स्टेट फंक्शन, ऐसे फंक्शन, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो किसी स्टेट को डिटरमाइन करते हो, उनमें सबसे अच्छे एग्जांपल ये हैं, सबके सब याद रखना। ये सारे वही थे जो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता पढ़ाता हुआ था, एंट्रोपी, एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ये सारी की सारी स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस हर एक स्टेट के लिए इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। इन वैल्यू को पढ़ते ही बच्चा बता देता है कि अच्छा आप गैस की बात कर रहे हैं, अच्छा आप लिक्विड की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अगर मैं आपसे कह दूँ भाई मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके दिखा, बहुत तरीका बनाओगे आप। गैस की हीट कम कर दोगे, है ना, या गैस पे वर्क लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, अब भाई साहब ये गैस है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है ये वाला, इसको नीचे पुश कर दो, ये इसको यहाँ ले आओ, दबा दो उसको, बेहतरीन तरीके गैस कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। कुछ तो वर्क किया आपने। या दूसरा तरीका है, वर्क मत करो, हीट कम कर दो इसकी। बहुत सारी बातें हैं, जो भी तरीका आप लगा रहे हो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदलने के लिए, वो पता है क्या कहलाता है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिनमें गड़बड़ कर देने से एक सिस्टम की स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है? पाथ फंक्शन। हीट हो गई, वर्क हो गया, वर्क करोगे तब भी तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो स्टेट फंक्शन थे ना, ये पाथ फंक्शन पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। क्योंकि ये तो कहते हैं कि भाई आप ये बताओ स्टेट कौन सी है, गैस है क्या, हमारी वैल्यू ये है, लिक्विड है क्या, हमारी वैल्यू है, सॉलिड है क्या, हमारी वैल्यू ये है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आपने क्या तरीका अपनाया गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बस हमें तो इतना बताओ ये स्टेट है, हमारी वैल्यू रहेगी। तो पाथ फंक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं ये, बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं। स्टेट फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फंक्शन, डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, पाथ फंक्शन में आपका क्यू आ गया और डब्ल्यू आ गया। बोलो क्लियर होनी बात? आपको मैं अब एंट्रांस की तरफ ले चलता हूँ, जो एंट्रांस के अंदर क्वेश्चन पूछा था, उस कंडीशन का नाम बताइए
जहाँ पे आपका स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बन जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये ऐसा है, कंडीशन अप्लाई करके ऐसा हो जाता है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बन जाता है। अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, यहीं यहीं वापस लेकर आऊँगा, लेकिन आपको पता लग गया ना, स्टेट फंक्शन है जो स्टेट को डिटरमिन करती है, और पाथ फंक्शन है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई की जाती है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हीट या वर्क, इनमें बदलाव करने पर आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलते देखोगे। किसी सिस्टम की एक स्टेट दूसरे स्टेट में बदली जा सकती है इनका यूज़ करके। लेकिन ये कहती हैं कि क्या आपने यूज़ किया वो आपकी टेंशन है, हमें तो बस स्टेट बताओ, और इस स्टेट के लिए हमारी ये वैल्यू है, इस स्टेट के लिए है, इस स्टेट के लिए ये है। बोलो क्लियर होनी बात? ये पाथ फंक्शन आपको क्लियर कर चुका। अब इधर आ जाओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ऐसा है, देखो, पहले आप मेरा एक एग्जांपल सुनना, उसके बाद आपसे ही इंशाल्लाह मैं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में डाल दूंगा। एक बात बताओ, विस्कोसिटी आपने पढ़ी? विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में जो प्रॉब्लम होती है, रेसिस्टेंस होती है, रुकावट होती है। शहद और पानी कौन फ्लो करेगा? पानी करेगा ना। शहद क्यों नहीं करता? उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी आप समझ लो, विस्कोसिटी क्या है? रेसिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में जो रुकावट होती है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक, तो विस्कोसिटी क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में जो रुकावट होती है, रेसिस्टेंस होती है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता, ये अलग चीज़ है। ठीक है, विस्कोसिटी कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने एक बॉटल ली या एक ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने शहद लिया, और एक मैंने टैंक लिया, उसके अंदर क्या लिया? पानी, और दोनों को लात मार दी। ये भी गिर गया, ये भी गिर गया। तेज़ी से फ्लो कौन करेगा? ऑफ कोर्स, इसमें क्या लिया था मैंने? शहद, और इसमें क्या लिया था? पानी। कौन फ्लो करेगा? वाटर करेगा ना। उल्टा कर दो, इस बार यहाँ वाटर ले लो और यहाँ शहद ले लो, और दोनों को लात मार दो। शहद बड़ी धीमी से निकलेगा भी। पढ़े कितना वजन ले लिया था आपने, पढ़े कितना वेट ले लिया था, लेकिन पानी जो होगा वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी नेचर है भाई। पानी कहता है कि मुझे तुम कम ले लो या ज़्यादा ले लो, मैं शहद से तेज़ ही ज़्यादा फ्लो करूँगा। मेरी जो टेंडेंसी है फ्लो करने की वो शहद से ज़्यादा है, हनी से ज़्यादा है। आया ना? तो ये विस्कोसिटी जो हो गई एक तरीके से नेचर डिपेंडेंट हो गई। नेचर है वाटर की, फ्लो करता है तेज़ी से हनी से। अब चाहे हनी को टैंक में ले लो या पूरे कि तालाब में ले लो, लेकिन हनी से तो तेज़ फ्लो वाटर ही करेगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो विस्कोसिटी नेचर पे डिपेंड करती है, मास पे नहीं। और ये देखो, मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या थी भाई? आप एक बार बताओ, इतनी बड़ी रोड ले रहे हो या इतनी बड़ी रोड ले रहे हो, ठीक, इसका आपको 25 डिग्री सेल्सियस से 26 करना, इसका 25 से 26 करना। यार अगर तुम बड़ी रोड लोगे तो उसको ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, एक इतनी सी निडल है और एक इतनी बड़ी रोड है, वो कहाँ की? आयरन की। और ये क्या है? आयरन की। इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाना हुआ, इसको तो गैस पे थोड़ी देर रखोगे एकदम गर्म हो जाएगी। क्यों? पतली है ना, बहुत मास कम है। और इसका इसका मास बहुत ज़्यादा है भाई साहब, पहले तो गर्म होने में टाइम लेगी, बहुत ज़्यादा हीट लगा के तब कहेगी भाई मेरा टेम्परेचर 25 से 26 हो गया। लेकिन हीट बहुत लग गई। उस हीट को आपने क्या कहा था? मोलर हीट कैपेसिटी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मास पे। जिसका जितना मास उसकी उतनी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और ये क्या कहता है? मास पे डिपेंड नहीं। नेचर है जी मेरा। देखो, चाहे तुम टैंक में डाल लो, पानी कह रहा, चाहे तुम टैंक में डाल दो, चाहे ग्लास में डाल दो, जब भी आप मेरी हनी के साथ मतलब मेरी स्टडी करोगे, कंपटीशन करोगे इस चीज़ का फ्लो होने का, तो मैं ही तेज़ फ्लो करूँगा। वाटर सीधा सीधा बोलता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है, मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये तो एग्जांपल समझा है मैंने आपको भी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नेचर पे डिपेंड करती है, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी। अब सिस्टम मत पूछ लेना मेरे से क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा मैं। जितनी भी आप पढ़ाई पढ़ते हो जिस चीज़ की, वो सिस्टम है। बर्फ़, पानी, शहद, ये सब के सब क्या है? सिस्टम है मेरे लिए। तो किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे अच्छा एग्जांपल है विस्कोसिटी। यानी अगर मैं किसी चीज़ की विस्कोसिटी पढ़ने जा रहा हूँ तो सॉरी, अगर मैं किसी सिस्टम की विस्कोसिटी पढ़ने जा रहा हूँ तो एक्चुअली मैं उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से ये मास डिपेंडेंट है। किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ मास पर डिपेंड करती हो कि इस सिस्टम का इतना मास है तो उसकी ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होती है, जिसका जितना मास उसकी उतनी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
ठीक है। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो नेचर डिपेंडेंट होती है, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल मोलर हीट कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी। बोलो बात समझ में आई नहीं? जब मैं 11th क्लास के अंदर था या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं कभी इसमें नेचर बता देता, कभी इसमें नेचर। देखो मैंने कैसे याद किया था, एन से नेचर आया, एन से नेचर। तो इन इन नेचर 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 डिपेंडेंट, बाकी ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बोलो बात समझ में आनी? ऑटोमेटिकली आपको मालूम है, ऑटोमेटिकली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, यानी ऑटो में गंजी। समझ में आ गया? अब आते हैं लॉज इन थर्मोडायनेमिक्स पे। देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, बस आपको फिलहाल सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा 4 लॉज। उनमें सबसे पहला आता है जीरोथ लॉ। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिखते रहना। जीरोथ लॉ क्या है? देखो मेरे पास ये एक इक्विलिब्रियम है ए और बी, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं, और वो भी कैसा? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों? वैसे तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट इक्वल हो, लेकिन टेम्परेचर भी इक्वल है, तो इसको बोलूँगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टू बॉडीज़ हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है। मैं क्या किया, मैं एक बॉडी और लेके आ गया इनके कॉन्टैक्ट में, सी। लगातार इनको हीट दे रखी थी ताकि टेम्परेचर कम ना हो जाए, 60 जब सी इनके कॉन्टैक्ट में लेकर आया तो इसने भी थोड़ी देर बाद इनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, और मेरा भी टेम्परेचर इतना ही है। अगर टू बॉडीज़ हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे, और आप थर्ड बॉडी उनके कॉन्टैक्ट में ला रहे हो, आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल्सो अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ खत्म हो गया। तीसरी बॉडी भी थोड़ी देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी, खत्म हो गया ये। उसके बाद है फर्स्ट लॉ। ये कहता है कि एनर्जी को हम ना मिटा सकते ना ख़त्म कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। जैसे आपके पे ये है क्यू, आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी बताई थी ना। इंटरनल एनर्जी क्या थी? किसी भी सिस्टम की खुद की एक एनर्जी होती है, उसकी क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो ये डेल्टा यू है और ये क्या है? डब्लू। आपको ये भी समझ में आने का, मेरी पहले बात सुनो। एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी थी 9, मैंने उसको हीट दी, उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई 13, यानी ये कितनी था? U1 और ये कितना था? U2। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या करोगे? 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 नहीं आ जाने का, तो ये क्या निकल गया आपका? डेल्टा यू। ये कब हुआ, कब बढ़ा है डेल्टा यू? क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी, आपने इसको सिस्टम को हीट दी थी ना, तो इसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। लेकिन ये आपने जो इंटरनल एनर्जी बढ़ाई ना, ये इसका इस्तेमाल, इस हीट का इस्तेमाल अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी करता है, और प्लस सराउंडिंग के अगेंस्ट लड़ने में भी करता है कि मैं तुझे हीट नहीं दूंगा। आया समझ में? ये अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं ना, तो वो सिस्टम उस हीट का दो जगह यूज़ करता है। एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, जिसको मैं क्या बताया आपको? डेल्टा यू, और प्लस सराउंडिंग के अगेंस्ट, सराउंडिंग के खिलाफ लड़ने में कि मैं तुझे हीट नहीं दूंगा। तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। देखो मैंने किसी सिस्टम को कितनी हीट दी, मान लो 8 हीट दी, अरे बाप रे, 5 हीट दी, ठीक, दे दी। अब उस 5 का यूज़ करेगा, 4 से तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और प्लस 1 से सराउंडिंग के अगेंस्ट, सराउंडिंग के खिलाफ लड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आई है नहीं? ये चीज़ पूरी की पूरी क्या बन जाती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हीट को या एनर्जी को हम ना तो बना सकते ना मिटा सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 5 को मैंने कैसे लिखा, 4 प्लस 1 ही तो लिखा हुआ है, तो 5 ही, यानी गैस की जो आपके सिलेंडर में गैस भरी हुई थी, गैस के मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल को जलाया, हीट निकली, हीट पानी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या किया, उसके बाद सारी की सारी हीट फिर से इन्वायरमेंट के अंदर मिल गई। बदल रहा मामला सिर्फ, मॉलिक्यूल से हीट गैस में पहुंची, गैस से पानी के अंदर उसमें उसमें उस पॉट के अंदर पहुंची जिसमें आपने पानी लिया हुआ था, फिर उसके बाद पानी में पहुंची, बदल रही, वो सिर्फ बदल रही, उसके बाद लास्ट में जाके इन्वायरमेंट मिल गई। बोलो बात समझ में नहीं? तो अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे जैसे 5D, तो उसका दो जगह यूज़ करेगा, एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और एक सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करने में। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। समझ में आई नहीं बात? अगर मैं आपसे कहूँ ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो एडियाबैटिक कंडीशन के लिए, याद रखना एडियाबैटिक कंडीशन वो होती है जिसके अंदर आपका Q0 होता है। तो एडियाबैटिक कंडीशन के लिए माफ़ करना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डब्लू। ये माइनस प्लस आया समझ में? ये माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया एडियाबैटिक कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में Q इज इक्वल टू 0 होता है। कुछ हुआ समझ में? याद आया? कुछ भूली बिसरी कहानी या याद नहीं रहा? ये है वो भूली बिसरी कहानी जो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ कंडीशन में स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बन जाते हैं। देखो स्टेट फंक्शन क्या था?
यू, ये रखा यू, पाथ फंक्शन क्या था डब्लू, ये रहा डब्लू, बनने का इक्वल नहीं हो गया, कब हुआ एडियाबैटिक कंडीशन में। एडियाबैटिक कंडीशन में आपका पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन बन जाता है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत अच्छा है। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैं जो झरना गिरा रहा हूँ वो झरना यार मैं नहीं गिरा रहा, वो ऊपर वाला गिरा रहा है, लेकिन उस झरने की क्या हो रही है, नीचे जाकर एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन झरने का गिरना क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर नीचे जाकर आप लोग एंट्रोपी क्या देख रहे हैं, यानी इसका बिखरापन क्या देख रहे हो, बढ़ रहा है। किसी भी सिस्टम की मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। वो सूरज वाला आपको बताया था, सूरज के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उससे प्लैनेट बाहर निकले थे, एंट्रोपी बढ़ नहीं गई थी, स्पॉन्टेनियस नहीं था, है ना। तो दुनिया में जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है भाई साहब, सबके अंदर एंट्रोपी बढ़ती है। जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि डेल्टा एस बढ़ेगा तो ये नेगेटिव बढ़ेगा, वही पुरानी कहानी, बस ये आपका एक्चुअली मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये पढ़ा रहा था, ये वाला सेकंड लॉ, एक्चुअली सेकंड लॉ था। ये लिख भी दिया मैंने कि डेल्टा एस हमेशा क्या होगी, द एंट्रोपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये सेकंड लॉ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। और थर्ड लॉ का तो कहना है क्या, सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या होते हैं, जैसे आपके डर्मिकुल का पाउडर है ना, बिखरे रहते हैं सबके सब मॉलिक्यूल, ये नहीं पता क्या है, पूरी कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। क्रिस्टलाइन के अंदर ऐसा है NaCl 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 NaCl, मतलब ये क्लोजली पैक्ड है और एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। ये होता है क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाना। फिर तो आप इसकी कोई शेप भी बना सकते हो, देखो बना नहीं सकते, बना सकते हो ना, ये क्रिस्टल बन जाता है अपना आप में, जिसमें आपका एक रेगुलर पैटर्न हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस तरह के सॉलिड की बात कर रहा हूँ, इस तरह की बात नहीं कर रहा मैं जो अमोर्फस होते हैं, जो बिखरे होते हैं, ना ना ना, इनको छोड़ दो। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी समझ रहे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमेशा जीरो होती है। ठीक है, बोलूँ आपको मैं, ये अगर आप लोग लिख रहे हो, द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमेशा सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो मिलेगी। क्रिस्टलाइन ऐसे होते हैं जो क्लोजली पैक्ड दोनों ही होते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड पोजीशन पर उनका मतलब अरेंजमेंट होता है कि इसके बाद Na के बाद Cl, Na के बाद Cl, ये बिखरे होते हैं। एमॉर्फस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्ट NaCl। ठीक है, तो आपके फोर लॉज हो चुके, फोर लॉज भी आपको आने चाहिए थे, 0 1 2 3 4। हैज़ लॉ क्या बोलता है, ये आपको बोलता है, बहुत आसान है, ये सबसे आसान लॉ है। देखो भाई, एक ये है, ए से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, इस रिएक्शन के होने मेरी 6 एनर्जी लग गई, डायरेक्ट करा दी मैंने। एक ने कहा भाई एक काम कर ले, एक ने नहीं, इसने कहा एक काम कर लो भाई, इसको अलग अलग स्टेप में करो, मैंने करा के देखी, ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, सी से फिर प्रोडक्ट बना दिया, और हर एक स्टेप की एनर्जी देखी, तो ये 2 2, अरे वाह, 2 2 2, ये तो 6 ही हो गई। ये बात इसने नोट कर ली। एक रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में करा लो या एक से ज़्यादा स्टेप में करा लो, दोनों कंडीशन के अंदर जो आपकी हीट होगी यानी डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम रहेगा, चाहे एक स्टेप में करा लो चाहे अलग अलग स्टेप में करा लो। अगर ये एक 6 आ रहा ना और ये आपका 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हैज़ लोग कहते हैं, मेरी एप्लीकेशन यही है, अगर आप किसी स्टेप को नहीं ढूंढ पाते, बहुत तेज़ी के साथ हो रहा रिएक्शन, ये जैसे ये है, देखो 2 मिनट में हुई, 2 मिनट हुई, सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में हुई है, पता नहीं लगा कब सी बना था और सी से प्रोडक्ट। तो ये कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। अगर ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, तो पढ़े आपके हाथ पल्ले ना पड़ा हो या आपको आंखों से ना दिखाई दिए हो, इसकी वैल्यू 1 रख देना। यानी हैज़ लो मुझे बताता है उन स्टेप की एंथैल्पी निकालने का तरीका जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिखते हैं। अगर मैं हैज़ लॉ को सच मान लूँ ना कि एक स्टेप को, एक रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में करा लो या अलग अलग स्टेप में, तो हैज़ लॉ का इस्तेमाल यहाँ है ऐसे स्टेप की एंथैल्पी निकालने में जो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं। तो ये मैंने आपको लिख दिया, ये आपका पूरा डेल्टा H1 है, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 यूँ कर दो, डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, हैज़ लॉ का आया। उसके बाद आता है क्या, बॉर्न हेबर साइकिल। ये पूरा का पूरा बेस्ड है किसके ऊपर, ये पूरा का पूरा बेस्ड है इसके हैज़ लॉ के ऊपर। एक्चुअली मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ। जो NaCl है ना आपका, ये पहले बता दें मैंने, बेस्ड ऑन हैज़ लॉ। NaCl ये सॉलिड है, ये गैस है, रिएक्शन हुई, NaCl बन गया, और ये आपकी क्या निकल गई, डेल्टा है, जिसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये जो आपकी जो एनर्जी निकली ना, तो है रिएक्शन की एंथैल्पी। किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, क्योंकि Na और Cl मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं
लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी निकालने का तरीका ये साइंटिस्ट बताते हैं कि भाई हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड गैस से रिएक्शन कर नहीं सकता। आपको कुछ कंडीशन याद करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप निकाल पाओगे लैटिस एंथैल्पी। कैसे? देखो सुनो स्टेप बाय स्टेप कि जी ये रिएक्शन में पहले सबसे पहले क्या होता है, Na सॉलिड से गैस फेस बनता है। बहुत बढ़िया लॉजिक बन गया। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, सब्लिमेशन। जितनी आपकी हीट लगेगी उसको बोलते हैं ना सब्लिमेशन एंथैल्पी, है ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, गैस बन गया। अब इसकी बारी आएगी, ये ऑटोमेटिकली Cl सिंगल बॉन्ड Cl था, ये तो मैंने हाफ कर दिया क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना ना। Cl सिंगल बॉन्ड Cl था, तो ये क्या होगा, ये खुद से बॉन्डेड है ना, तो पहले टूटेगा, टूट गया, अकेला एटम खड़ा हो गया। ये भी गैस है, इसको बोलते हैं डी का मतलब है डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या होगा, अब ये गैस फेज कहेगी लो मैं तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, बना लिया Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये एंथैल्पी अलग काउंट कर ली मैंने, आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो निकला वाला इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, Cl ने। क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो कुछ एनर्जी निकालता है वो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि सोडियम ने दिया था, तो सोडियम से निकला आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस तक पहुंचा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी। कुछ आ रहा है क्या समझ में? एक स्टेप, बहुत सारे स्टेप। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टेप्स को अगर मैं ऐड कर दूं, ये निकल जाएगा। ये अगर मुझे ये पहले से ही पता हो, ये पता हो, तो मैं इसको निकाल दूंगा। ये पूरी की पूरी बॉन्ड हेबर साइकिल है जो आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक कंपाउंड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको बताता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तब जाकर बना ये। यानी आप एक स्टेप में नहीं बल्कि अलग अलग स्टेप से भी स्टडी करोगे, तब भी आप तभी आप फाइंड कर पाओगे लेटिस एंथैल्पी। देखो यह पूरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था, इसको लिखना है। ये आपको डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है, डेल्टा H1 है, डेल्टा H4 है, डेल्टा H5 है, ठीक है, और ये डेल्टा H6 है। इन सब को डेल्टा H2 को डेल्टा H3 को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, सारी बातें लिखनी है आपको जब आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड हेबर साइकिल के बारे में। ये पूरी बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ा रखी है मैंने, जो कि इसके हेल्प में करती है, जो आपको लेटिस एंथैल्पी निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप लोग लिख लो। ये Na सॉलिड से गैस बना तो इतनी एंथैल्पी, जब वो डिसोसिएशन होता है इतनी एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या था आपका लेटिस एंथैल्पी, ये मुझे निकालनी है। तो लेटिस एंथैल्पी निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेटिस एंथैल्पी निकालने के लिए सब कुछ तरीके से ऐड कर देना, आपके पास इतनी निकल के आएगी। तो NaCl की लेटिस एंथैल्पी निकालने का तरीका बताया है। बोलो बात समझ में आई नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? तो लेटिस एंथैल्पी निकालने के लिए बॉन्ड हेबर साइकिल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड की डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, और पूरी बॉन्ड हेबर साइकिल हैज़ लॉ पर बेस्ड है। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ये है लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का टाइम बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ख़राब किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने जी जान लगा दी, लेकिन अब आप इस वीडियो के बगैर मैंने आने वाली वीडियोस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने थर्मोडायनेमिक्स की जो वीडियो बनाऊंगा वो इसी पर बेस्ड होंगी। ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेसिक था। थैंक यू।